एक रात ऑफिस से लौटते हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैं थका हुआ था और बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। मैंने अपने फ़ोन से कैब बुक की। ऐप पर दिखा रहा था सफ़ेद वैगनार, ड्राइवर का नाम महेश। कुछ ही मिनटों में एक सफ़ेद वैगनार मेरे सामने आकर रुकी। मैं इतना थका था कि मैंने बस दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने एक नज़र शीशे से मुझे देखा और गाड़ी चला दी। उसने कुछ नहीं कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर ड्राइवर नाम कंफर्म करते हैं या ओटीपी पूछते हैं, पर मैंने सोचा शायद ये भी थका होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। 5-10 मिनट बाद मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई है और रास्ता भी पहचाना नहीं लग रहा। ये कोई सुनसान अधभनी सड़क थी जहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। तभी मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये मेरे असली कैब ड्राइवर महेश का मैसेज था। सर, आप कहाँ हैं? मैं आपकी लोकेशन पर इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा दिल जैसे गले में आ गया। मैंने घबराकर अपने फ़ोन में देखा। असली ड्राइवर की गाड़ी का नंबर और इस गाड़ी का नंबर अलग था। ऐप में जो ड्राइवर की तस्वीर थी वो इस आदमी से बिल्कुल नहीं मिलती थी। मैं एक अनजान आदमी के साथ एक अनजान गाड़ी में एक सुनसान रास्ते पर था। मेरी सांसें तेज़ हो गई। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, भैया लगता है आप गलत रास्ते पर आ गए हैं, मेरा घर तो दूसरी तरफ है। उस आदमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस शीशे से मुझे घूरते हुए एक अजीब सी मुस्कान दी और कुछ नहीं बोला। अब मैं सच में डर गया था। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। मैंने चिल्लाने या लड़ने के बजाय दिमाग से काम लिया। मैंने ज़ोर से कहा, अरे भैया रोकिए रोकिए, मेरा पर्स यहीं कहीं गिर गया है, प्लीज़ गाड़ी रोकिए। शायद उसे लगा होगा कि मैं सच कह रहा हूँ। उसने जैसे ही गाड़ी रोकी, मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदा और बिना पीछे देखे दौड़ने लगा। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं वापस मेन रोड पर नहीं आ गया। मैंने तुरंत असली कैब ड्राइवर को फ़ोन किया, उसे अपनी लोकेशन बताई और कांपते हुए घर पहुंचा। उस रात मैंने समीर को सब कुछ बताया। उसने मुझे बहुत समझाया कि आगे से हमेशा गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नाम कंफर्म करके ही बैठना। मैंने सोचा चलो एक बुरा सपना था जो ख़त्म हो गया, पर मुझे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। कुछ दिन बीत गए। शुक्रवार की शाम थी। मैं अगले दिन समीर के आने की तैयारी में घर की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते रात के 8 बज गए और मुझे ज़ोरों की भूख लगी। मैंने सोचा कि अब बर्तन गंदे करने का क्या फ़ायदा, कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। मैंने ज़ोमैटो से बिरयानी ऑर्डर की। थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आया, योर फूड हैज़ बीन डिलीवर्ड। मैं खुश होकर दरवाजे की तरफ भागा, पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद डिलीवरी वाले ने गलती से किसी और दरवाजे पर रख दिया होगा। मैंने आसपास देखा पर मेरा खाना कहीं नहीं था। मैं वापस अंदर आया और उसे मैसेज ही करने वाला था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मेरे पड़ोसी शर्मा अंकल खड़े थे। वो एक रिटायर्ड फौजी थे और बड़े अच्छे इंसान थे। उनके हाथ में मेरा खाने का पैकेट था। बेटा सब ठीक है? उन्होंने चिंता से पूछा। ये डिलीवरी वाला लड़का तुम्हारी खिड़की से अंदर झांक रहा था। मुझे उसकी हरकतें ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने तुम्हारा पैकेट उससे ले लिया। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और पैकेट ले लिया। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करने लगा, मेरी नज़र उस डिलीवरी वाले पर पड़ी जो लिफ्ट की तरफ जा रहा था। एक पल के लिए वो पीछे मुड़ा और मैं जम सा गया। वो वही आदमी था, वो टैक्सी वाला। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उसने मुझे ढूंढ निकाला था। वो जानता था कि मैं कहाँ रहता हूँ। उस रात मैंने खाना तो खाया, पर हर एक निवाला मेरे गले में अटक रहा था। रात के करीब 12 बजे होंगे। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद कोसों दूर थी। मैंने सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छे से चेक करके लॉक कर दिए थे। मेरा छोटा सा शेरू मेरे बिस्तर के पास सो रहा था। अचानक शेरू गुर्राने लगा। वो सीधा मेरे बेडरूम की खिड़की की तरफ देख रहा था, जो पीछे के छोटे से बगीचे में खुलती है। शेरू वैसे तो बहुत शांत रहता है, पर जब वो गुर्राता है तो ज़रूर कोई बात होती है। मैंने उसे शांत कराने की कोशिश की, पर उसकी नज़रें खिड़की पर ही जमी थी। मैं डर के मारे कंबल के अंदर छिप गया और तभी खिड़की पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। खट खट खट। शेरू पागलों की तरह भौंकने लगा। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और पुलिस को फ़ोन किया। मैंने फुसफुसाते हुए ऑपरेटर को बताया कि कोई मेरे घर के पीछे है और मेरे बेडरूम की खिड़की पर दस्तक दे रहा है। ऑपरेटर ने मुझे किसी सुरक्षित कमरे में जाने को कहा और बताया कि पुलिस की गाड़ी बस पहुंच रही है। मैं दौड़कर किचन में गया और सब्जी काटने वाला सबसे बड़ा चाकू हाथ में पकड़ लिया।
मैं किचन की खिड़की से बाहर देखने लगा और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सड़क के उस पार पार्किंग एरिया में वही सफ़ेद वैगनार खड़ी थी, उसकी गाड़ी। इसका मतलब साफ था, वो मेरे घर के पीछे मेरे बागीचे में था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी आ गई। मैं इतना रो रहा था और कांप रहा था कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। एक महिला ऑफिसर ने मुझे संभाला, जबकि 2 ऑफिसर मेरे घर के पीछे बगीचे की तरफ गए। रात में बारिश हुई थी तो ज़मीन गीली थी। ऑफिसर्स वापस आए और बताया कि बागीचे में कीचड़ में किसी के जूतों के ताज़ा निशान हैं जो सीधे मेरे बेडरूम के खिड़की तक जाते हैं। पर वो आदमी वहाँ नहीं था, वो भाग गया था। शर्मा अंकल भी बाहर आ गए थे। उन्होंने पुलिस को डिलीवरी वाली बात बताई। उन्होंने मुझे रात अपने घर रुकने का ऑफ़र भी दिया, पर मैं इतना डरा हुआ था कि अपना घर छोड़ने की भी हिम्मत नहीं हुई। पुलिस ने कहा कि वो आसपास ही गश्त करेंगे। उनके जाने के बाद मैं वापस अपने घर में बंद हो गया। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। रात के करीब 2 बजे मेरे दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मैं डर गया कि अब कौन हो सकता है। मैंने डरते डरते दरवाजे के पीपहोल से देखा, बाहर वही महिला पुलिस ऑफिसर खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने शांत आवाज़ में कहा, हमने आपको बताया था कि हम आसपास ही हैं, पर हम असल में आपकी बिल्डिंग के बाहर छिपकर इंतज़ार कर रहे थे। हमें अंदाज़ा था कि वो वापस आएगा, और वो आया। अभी अभी हमने उसे पकड़ा है। वो आपके दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं बस इतना ही कह पाया, शुक्रिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और मैं सुरक्षित था। पर उस रात के बाद कुछ बदल गया। अब मैं किसी भी अनजान सफ़र पर निकलने से पहले 100 बार सोचता हूँ। और अब मैं आँख बंद करके किसी भी ऐप पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी ज़िंदगी आसान बनाती है, उतनी ही ख़तरनाक भी हो सकती है अगर आप सावधान न रहें। ये बात 2021 की है। मैं समीर दिल्ली की सड़कों पर कैब चलाया करता था। मुंबई से आया था सिंगर बनने का सपना लेकर। पर सपनों को भी तो पेट पालने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है ना। तो दिन में रियाज करता और रात में गाड़ी लेकर निकल पड़ता। दिल्ली की रातें अजीब होती हैं। कभी हौज खास से निकली शोर मचाती टोलियाँ, तो कभी कनॉट प्लेस के किसी बार से निकले नशे में धुत लोग। मुझे रात में गाड़ी चलाना पसंद था। ट्रैफिक कम और टिप्स ज़्यादा। उस रात घड़ी में 1:30 बज रहे थे। शनिवार की रात थी। मैं अभी अभी कुछ कॉलेज के लड़कों को छोड़कर आया था जो पूरी गाड़ी में ऊधम मचा रहे थे। मैं बस शांति चाहता था। तभी ऐप पर एक नई रिक्वेस्ट आई। नाम था मोहन। पिकअप लोकेशन थोड़ी अजीब थी। शहर के बाहर एक पुरानी बन पड़ी कपड़ा मिल के पास। वहाँ ना कोई घर था ना कोई रेस्टोरेंट, बस खंडर और अंधेरा। मैंने सोचा चलो शायद जीपीएस की गलती होगी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा एक लड़का कोने में खड़ा था। उसने एक हल्की नीली शर्ट पहन रखी थी जो थोड़ी मुड़ी तुड़ी थी। सिर झुकाए बस अपने फ़ोन को घूर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी। मोहन? उसने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे पीछे बैठ गया। न उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी, न उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो बिल्कुल होश में था, पर हद से ज़्यादा खामोश। मैंने सफ़र शुरू किया। ड्रॉप लोकेशन शहर के दूसरे छोर पर थी, छतरपुर के एक फार्म हाउस एरिया में। लगभग 25 मिनट का रास्ता। वो इलाका मैं जानता था, एकदम सुनसान, जहाँ रात में स्ट्रीट लाइटें भी नहीं जलती। 5 मिनट बाद मैंने शीशे में देखा, मोहन ने अपना फ़ोन निकाला हुआ था, पर वो ना किसी को कॉल कर रहा था ना मैसेज। उसने फ़ोन की टॉर्च जलाई हुई थी और उसे अपनी गोद में रखकर किसी छोटी सी चीज़ को घूर रहा था। टॉर्च की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। मैंने मजाक में पूछने की कोशिश की, सब ठीक है पीछे? उसने बस धीरे से कहा और टॉर्च बंद कर दी। अगले 20 मिनट कब्रिस्तान जैसी खामोशी, बस इंजन की आवाज़ और एक अजीब सा तनाव जो गाड़ी में बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिस्म से तो गाड़ी में था, पर दिमाग से कहीं और। जब हम उस इलाके में पहुंचे और जीपीएस ने एक बड़े से गेट के सामने गाड़ी रोक दी, तो मैंने देखा कि वो फार्म हाउस बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। ना बरामदे में कोई लाइट, ना अंदर कुछ भी नहीं। मैंने पूछा, यही जगह है?
मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर अंधेरे में घूरता रहा। मैंने थोड़ा ऊंचा बोला, भाई साहब क्या यही घर है? वो फिर भी चुप रहा। मैंने एक बार और पूछा, तब जाके उसने धीरे से गर्दन हिलाई। मैंने गाड़ी पार्क में लगाई और कहा, ठीक है, आपका सफ़र पूरा हुआ। पर वो हिला तक नहीं, बस बैठा रहा। मैंने फिर पूछा, कोई दिक्कत है? आखिरकार उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और बाहर निकला, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, बस गाड़ी के बाहर खड़ा होकर उस अंधेरे घर को देखता रहा। 10 सेकंड, 20 सेकंड, पूरा 1 मिनट गुजर गया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि वो अचानक मेरी तरफ मुड़ा और खुली खिड़की से बोला, मुझे वापस जाना है। मैं चौंक गया। वापस? कहाँ? वहीं जहाँ से आपने मुझे उठाया था। उसकी आवाज़ में कोई भाव नहीं था, एकदम सपाट। 25 मिनट का रास्ता था। मैंने कहा, भाई साहब आपको ऐप पर नई राइड बुक करनी पड़ेगी। वो बस मुझे घूरता रहा। फिर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी लाचारी थी। प्लीज़ मुझे वापस जाना है, बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, आप ऐप से रिक्वेस्ट डालिए, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मैंने नियम समझाने की कोशिश की। तभी उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, मैं नहीं कर सकता, वो अभी तक गए नहीं हैं। मेरे मुंह से बस इतना निकला, कौन नहीं गए हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाज़ा पकड़े खड़ा रहा। मैंने ध्यान दिया कि उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैंने कहा, देखिए, मैं बिना रिक्वेस्ट के नहीं जा सकता। वो कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर धीरे से पीछे हटा और दरवाज़ा बंद कर दिया और उस अंधेरे वीरान घर की तरफ चल दिया। मैं तब तक रुका रहा जब तक वो पोर्च तक नहीं पहुंच गया। फिर मैंने गाड़ी घुमाई और वहां से निकल गया। कुछ दूर जाकर एक 24 घंटे खुले ढाबे पर मैं चाय पीने के लिए रुका। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, दरवाजे लॉक किए और अंदर चला गया। 4-5 मिनट बाद जब मैं चाय पीकर वापस आया, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मोहन पीछे की सीट पर बैठा था, वही शर्ट, वही शांत चेहरा। मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। मैंने दरवाजे लॉक किए थे, वो अंदर कैसे आया? मैंने कांपते हुए दरवाज़ा खोला और अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी नज़र लगातार शीशे में उसी पर थी। तुम अंदर कैसे आए? उसने बस इतना कहा, मुझे वापस ले चलो। मैंने अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। तभी वो आगे की तरफ झुका, इतना करीब कि मैं उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकता था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो अभी तक उसी घर में है। पता नहीं क्यों, पर मैंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया। उसकी आवाज़ में इतना दर्द और डर था कि मुझे लगा शायद उसे किसी मदद की ज़रूरत है। मैंने हिम्मत करके पूछा, वो घर किसका है? मेरे माँ बाप का। तो तुम वहीं रहते हो? अब नहीं। ये सुनकर मेरे गले में एक गांठ सी पड़ गई। मैंने धीरे धीरे गाड़ी वापस उसी मिल के खंडहर की तरफ मोड़ दी। मेरा पूरा शरीर चीख रहा था कि ये मत कर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और क्या करता। जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे, उसकी सांसें और तेज होने लगीं। वो पीछे की सीट पर हल्का हल्का हिल रहा था। एक बार वो बुदबुदाया, वो जाते ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, वे उस घर को छोड़ते ही नहीं। जब हम वापस उसी घर पहुंचे, वहां अब भी वैसा ही अंधेरा था। वो बिना कुछ कहे उतरा और घर के दरवाजे के सामने जाकर बस खड़ा रहा। न उसने दरवाज़ा खटखटाया, न घंटी बजाई, बस एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। मैं 30 सेकंड रुका और फिर मैंने गाड़ी भगा ली। इस बार मैंने पक्का किया कि दरवाजे ठीक से लॉक हैं। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने कैब कंपनी में उस राइड की रिपोर्ट कर दी, पर मेरे मन में एक सवाल अटक गया था कि क्या वो घर सच में उसके माँ बाप का था या वो कोई मानसिक रोगी था। अगली सुबह जब मैं गाड़ी साफ कर रहा था तो मुझे पीछे वाली सीट पर कुछ मिला, एक छोटा सा चांदी का पुराना लॉकेट। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। उसके अंदर 2 बहुत पुरानी धुंधली तस्वीरें थीं, एक बूढ़े आदमी की और एक बूढ़ी औरत की। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस रात मोहन उस घर से भाग रहा था या उस घर में वापस जाने की तड़प में था। और वो कौन थे जो उस घर को छोड़ते ही नहीं थे? उसके माँ बाप या उनकी यादें? ये बात है 2020 की, जब कोरोना की वजह से दुनिया थम सी गई थी। मैं, रवि, मुंबई में सरकारी नौकरी के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगा और सारे सपने धरे के धरे रह गए। घर चलाने के लिए मैंने अपनी पुरानी वैगन आर निकाली और कैब चलानी शुरू कर दी। देर रात गाड़ी चलाने में अजीब अजीब तरह के लोग मिलते हैं, कोई नशे में धुत, कोई अपनी दुख भरी कहानी सुनाने वाला। लेकिन उस अक्टूबर की शुक्रवार की रात जो हुआ,
वैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रात के करीब 12:30 बजे थे। मैं एक सवारी को एयरपोर्ट छोड़कर लौट रहा था। तभी मेरे फ़ोन पर राइड का नोटिफिकेशन आया। पिकअप लोकेशन थी मयूर टॉकीज़। ये सिनेमा हॉल सालों से बंद पड़ा था और अब एक भुतहा खंडहर जैसा लगता था। रात में वहाँ कोई क्यों आएगा? खैर, पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली। ऐप में नाम दिखा रहा था विक्रम। मैं जब मयूर टॉकीज़ के सामने पहुंचा तो चारों तरफ घना सन्नाटा था। पार्किंग की पीली लाइटें जल बुझ रही थीं। वहां बस एक आदमी खड़ा था, लंबा सा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। मैंने गाड़ी उसके पास रोकी और शीशा नीचे करके पूछा, विक्रम? उसने धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हवा भारी हो गई हो। मैंने ऐप में डेस्टिनेशन देखा, शांति निकेतन सोसाइटी, जो शहर से काफ़ी बाहर एक सुनसान इलाके में थी। मैंने पूछा, सर यही एड्रेस है ना? उसकी आवाज़ आई, बिल्कुल सपाट और ठंडी। हाँ। मैंने गाड़ी बढ़ा दी। अगले 10-15 मिनट तक वो कुछ नहीं बोला। मैंने जब भी पीछे देखने वाले शीशे रियर व्यू मिरर में नज़र डाली, वो बस सीधा मेरी गर्दन के पीछे घूर रहा था। न फ़ोन देख रहा था, न खिड़की के बाहर, बस मुझे घूर रहा था। माहौल हल्का करने के लिए मैंने पूछा, देर रात सब खैरियत? एक लंबी चुप्पी के बाद वो बोला, बस वहाँ से निकलना था। कहाँ से? मैंने पूछ लिया। ज़रूरी नहीं है, उसने बात काट दी। मैं भी चुप हो गया। जैसे जैसे हम शांति निकेतन के पास पहुँचे, इलाका और भी वीरान होता गया। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। सोसाइटी के गेट पर पहुँचने से पहले ही उसने आगे झुककर कहा, गाड़ी उस बंगले के सामने वाले रास्ते पर ले लो। उसने एक पुराने अंधेरे बंगले की तरफ इशारा किया। बंगले की सारी बत्तियां बंद थीं। बाहर घास बेतरतीब बढ़ी हुई थी और दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। मैंने पूछा, ये आपका घर है? बस गाड़ी अंदर ले लो। उसकी आवाज़ में अब हल्का सा हुक्म था। मुझे अजीब लगा, पर मैं गाड़ी अंदर ले गया। मैंने गाड़ी पार्क की, पर वो उतरा नहीं। मैंने पीछे मुड़कर पूछा, सब ठीक है? वो बंगले के दरवाजे को घूर रहा था। फिर बोला, यहीं रुको, और दरवाज़ा खोलकर उतर गया। लेकिन वो मेन दरवाजे की तरफ नहीं गया, बल्कि बंगले के साइड से अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अब मैं अकेला गाड़ी में बैठा था। दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। 2-3 मिनट बीत गए। मैं सोचने लगा, राइड ख़त्म करूं और निकल जाऊं। मेरे मन ने कहा, ये आदमी ठीक नहीं है। मैंने हिम्मत करके ऐप पर ट्रिप एंड कर दिया और गाड़ी रिवर्स करनी ही वाला था कि मैंने उसे वापस आते देखा। वो तेज़ी से गाड़ी की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे गुस्सा और जीत का मिला जुला भाव हो। उसके कुर्ते पर मिट्टी के कुछ ताज़ा निशान थे। मैंने दरवाजे अनलॉक कर दिए, सोचा कि कोई तमाशा ना हो, पर मेरे अंदर से एक आवाज़ चीख रही थी, इसे वापस गाड़ी में मत बिठाना। वो पीछे का दरवाज़ा खोलकर बैठा और बोला, अब मुझे वापस वहीं ले चलो। कहाँ? मयूर टॉकीज़? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, वो बोला, दूसरी जगह, मैं बताऊंगा, तुम बस चलो। सर, आपको ऐप में नई डेस्टिनेशन डालनी होगी, मैंने नियम के हिसाब से कहा। वो चुप रहा, बस शीशे से मुझे घूरता रहा। उसकी चुप्पी किसी भी जवाब से ज़्यादा डरावनी थी। कुछ देर बाद वो खुद बोला, ठीक है, मुझे वापस मयूर टॉकीज़ ही छोड़ दो। मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा और गाड़ी वापस मोड़ ली। पूरे रास्ते गाड़ी में एक भयानक दबाव महसूस हो रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, पर मुझे लग रहा था जैसे उसकी आंखें मेरे सिर के आर पार देख रही हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब हम वापस मयूर टॉकीज़ पहुंचे, मैंने गाड़ी वहीं रोकी जहां से उसे उठाया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो आगे की तरफ झुका और फुसफुसाया, कभी सोचा है तुम्हारी मौत कैसे होगी? मैं चम सा गया। मैंने घबराकर हंसने की कोशिश की और कहा, नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। वो हंसा नहीं, बस कुछ पल मुझे घूरता रहा और फिर अपनी सीट पर वापस टिक गया। फिर बोला, मैं हमेशा सोचता हूँ। इतना कह के उसने दरवाज़ा खोला और उतर गया। लेकिन उसने दरवाज़ा तुरंत बंद नहीं किया। आधा बाहर आधा अंदर वो खड़ा रहा। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, आज तुमने गलत आदमी को गाड़ी में बिठा लिया। उसने दरवाज़ा पटका और सिनेमा हॉल के पीछे के अंधेरे में गायब हो गया। मैं कुछ मिनट तक सुन्न बैठा रहा। हिम्मत जुटाकर घर की तरफ गाड़ी बढ़ाई। पूरे रास्ते शीशों में पीछे देखता रहा। घर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। रात में जब मैं अपनी ट्रिप हिस्ट्री देख रहा था तो मेरे होश उड़ गए। वो राइड वहाँ थी ही नहीं। विक्रम नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं, कोई ट्रिप हिस्ट्री नहीं, जैसे वो राइड कभी हुई ही नहीं थी।
मैंने कंपनी को रिपोर्ट की, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद ऐप क्रैश हो गया होगा या राइडर ने बीच में कैंसिल कर दिया होगा। पर मैं जानता था कि सच क्या था। लेकिन असली खौफ ने मुझे 2 दिन बाद जकड़ा। मैं फ़ोन पर खबरें देख रहा था, तभी एक न्यूज़ पर मेरी नज़र पड़ी। शहर का नौजवान विक्रम शर्मा लापता, शुक्रवार रात से नहीं लौटा घर। खबर में उसकी तस्वीर भी थी। वो आदमी नहीं था जो मेरी गाड़ी में बैठा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तो फिर मेरी गाड़ी में कौन था? उस रात मयूर टॉकीज पर असली विक्रम मेरा इंतजार कर रहा था। क्या उस अजनबी ने उसे? ये सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उसने सही कहा था। उस रात मैंने वाकई गलत आदमी को गाड़ी में बिठा लिया था, और मैं शायद उस रात का अकेला गवाह था जिसे पता था कि असली विक्रम के साथ क्या हुआ।